जयवीर जी पेशे से एक वकील थे। हमेशा की तरह आज भी वे अपने ऑफिस में बैठे केस की फाइलों को पढ़ रहे थे। तभी अधेड़ उम्र का एक आदमी अंदर आया और बोला, वकील साहब, मैं हमारी पूरी ज़मीन पर स्टे लगवाना चाहता हूँ। मेरे पास उससे जुड़े ये सब कागजात हैं। बाकी और कौन कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे बता दीजिए, और इसका खर्च कितना होगा। जयवीर जी ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठिए और मुझे आराम से सब विस्तार से बताइए। वह आदमी कुर्सी पर बैठ गया और जयवीर जी ने उसके सारे दस्तावेज ध्यान से चेक किए। उससे सारी जानकारी लेने में लगभग आधा घंटा लग गया। सारी बातें सुनने के बाद जयवीर जी ने उससे कहा कि आप 3 दिन बाद आइए, तब तक एक बार फिर से इस बारे में विचार कर लीजिएगा। 3 दिन बाद वह आदमी दोबारा आया। तब भी उसके विचार नहीं बदले थे। भाई के प्रति गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। जयवीर जी ने उसे बैठने को कहा और बात शुरू की। मैंने आपके दस्तावेज देखे। आप 2 भाई हो और माँ बाप आप छोटे थे तभी गुजर गए थे। आप 9वीं कक्षा तक पढ़े हो और आपका भाई एमटेक तक। आपने अपने भाई की पढ़ाई के लिए खुद स्कूल जाना छोड़ दिया था और खेती करने लगे ताकि समय पर उसकी फीस दी जा सके। खेती के अलावा आपने मजदूरी भी की ताकि और ज़्यादा पैसे कमा सको, जिससे कल को भाई का कहीं कॉलेज में दाखिला करवाते समय पैसों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। एक बार जब आपका भाई स्कूल से घर आ रहा था और साइकिल को किसी कार के टक्कर मारने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था, उस समय खून से लथपथ अपने भाई को आपने गोद में उठाकर दौड़ते हुए समय पर अस्पताल पहुंचाया था, जिस वजह से ही उसकी जान बच पाई थी। तब तो आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। जब आपके भाई ने बीटेक में एडमिशन लिया तब आपने और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक उसे किडनी की समस्या होने लगी थी। बहुत सारे अस्पतालों में इलाज करवाया, पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। आखिर में डॉक्टर ने उसे एक किडनी को निकालने के लिए कहा। तब आपने यह कहते हुए अपनी एक किडनी अपने छोटे भाई को दे दी थी कि नौकरी के बाद बहुत घूमना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी। हमारा क्या, हम खेती करने वालों का तो एक किडनी से भी काम चल जाएगा। आपकी पत्नी ने भी बहुत झगड़ा किया था इस बात को लेकर, पर आपने अपने भाई के प्रेम के आगे किसी की नहीं मानी। जब आपका भाई अपनी एमटेक की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहने लगा तब आप हर रोज उसे दूध पहुंचाने के लिए 20 किलोमीटर साइकिल चला कर जाते। सारा दिन काम करने के बावजूद तीज त्योहार पर अपने भाई को लेने खुद हॉस्टल जाते। और जब आपके भाई की नौकरी लगी तब भी खुशी के मारे आपने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी थी। 2 साल पहले आपने खूब धूमधाम से उसकी शादी की। आपने सोचा कि अब तो भाई को नौकरी भी मिल गई है, शादी भी हो गई है, अब तो बुरे दिन टल गए हैं, सब एक साथ सुख से रहेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। शादी के बाद से आपका छोटा भाई घर नहीं आता। बुलाते हो तो कहता है, मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि शहर में ही रखूंगा उसे, गांव में नहीं लेकर आऊंगा। आप कभी ज़रूरत पड़ने पर पैसे मांगते हो तो टाल मटोल करता है। पूछने पर कहता है कि तनख्वाह बहुत कम है, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बावजूद इसके जब पिछले साल उसने चंडीगढ़ में फ्लैट लिया और आपने पूछा कि अब पैसे कहाँ से आए, तो बोला कि कर्जा लेकर खरीदा है। सब कुछ कहने के बाद जयवीर जी कुछ देर रुके और बोले, आपने अपने छोटे भाई के लिए जिंदगी भर इतना सब कुछ किया और अब आपका कहना है कि उसने जो भी नौकरी के बाद खरीदा है उस पर आपको स्टे लगवाना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, उस आदमी ने जल्दी से उत्तर दिया। तभी जयवीर जी ने कहा, स्टे तो लागू किया जा सकता है और आपके भाई द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी आपको मिलेगा, पर आपके द्वारा उसे दान की गई किडनी वापस नहीं की जाएगी। आपने उसके लिए जो जीवन भर संघर्ष किए हैं उनकी कोई कीमत आपको नहीं दी जाएगी, और मेरे ख्याल से आपके त्याग के आगे आपके भाई ने जो फ्लैट खरीदा है उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। जयवीर जी की बात सुनकर वह आदमी कुछ सोचने लगा। तभी जयवीर जी ने कहा, आप अपने छोटे भाई की तरह मत बनो। वह सोच का भिखारी निकला, लेकिन आपका दिल बड़ा था और इसे बड़ा ही रखिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपको वसीयत में जितना हिस्सा मिला उतना ही रखो, उसका हिस्सा वैसे ही पड़ा रहने दो। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटकर बर्बाद होने की बजाय अपने बच्चों की पढ़ाई पर यह पैसा लगाओ। यह सब बातें सुनकर उस आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर अपने सारे कागजात समेटकर बैग में रख लिए। ठीक है साहब, चलता हूँ। यह कहते हुए वह आदमी गमछे से अपनी आंखें पोंछते हुए कुर्सी से उठा और चला गया। इस घटना को अब 8 साल हो चुके थे। एक दिन वह आदमी अचानक जयवीर जी के ऑफिस में आया। आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। जयवीर जी के पूछने पर उसने अपना परिचय दिया तो उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा। तभी वह आदमी बोला, मैं बैठने नहीं आया, आपको धन्यवाद देने और मिठाई देने आया हूँ साहब। यह मेरा बेटा है, अमेरिका में रहता है।
कल ही वापस आया है। अब गांव में 3 मंजिला घर है, 10-12 एकड़ खेत ले लिए हैं। आपने कहा था ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर मत लूटो, इसलिए तभी से मैंने बेटे की पढ़ाई पर अपना सारा ध्यान लगा दिया और मेरा सब अच्छा होता चला गया। उस आदमी की बातें सुनकर जयवीर जी मन ही मन बहुत खुश हुए। उस वक्त उस आदमी को दी गई उनकी एक अच्छी सलाह ने उस आदमी और उसके परिवार की जिंदगी ही बदल दी थी। दोस्तों, अगर गुस्से को सही दिशा दी जाए तो वापस गुस्सा होने का वक्त कभी आएगा ही नहीं और जीवन में कभी पश्चाताप भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।